ये टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म वाला। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी का बेसिक मतलब क्या था? देखो, डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू। ठीक है, तो अपन को समझना है कि कौन से दो लोग थे जो रूल कर रहे थे। देखो, सेंटर पे गवर्नर जनरल जो था उसकी काउंसिल एक वो हो गई, ठीक है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। दूसरा जो प्रोविंसेस थे, देखो सब्जेक्ट इसमें डिवाइड कर दिए गए थे, ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट में आप बाकी सब देख के बता सकते हैं, लेकिन इरिगेशन वाला सब्जेक्ट था जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे शायद, तो वो रिजर्व लिस्ट में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता था। कैसे होता था कि जिन जगहों पर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, इस वजह से इसको रिजर्व में रखा जाता था। ट्रांसफर्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो एक्साइज था, जो ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन यूपीएससी ने इतना सिंपल क्वेश्चन बनाया था जिसमें पूछा हुआ था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ऑप्शन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया हुआ था। ठीक है, तो वो आसान था, इजीली डूएबल था। अपना फोकस ये है कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें थी। तो अपन ने डायरकी समझ ली। डायरकी में मतलब क्या हुआ? गवर्नर जनरल रूल करता था, पॉपुलर मिनिस्टर रूल करते थे, दो लोग रूल करते थे। पॉपुलर मिनिस्टर क्या होते थे? जो लोग इलेक्टेड होते थे ना, जो चुन कर आते थे, उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता था एज एन एग्जीक्यूटिव। तो वो लोग जो थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है, और बाकी चीज़ें इसमें क्या है? बाकी चीज़ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमको लगता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, यानी गवर्नर जनरल की जो भी ऊपर रहता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कैन इंटरफियर इन रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनमें जो इंटरफेरेंस थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर सकता था ईजिली। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, उल्टा मतलब इसमें ये प्रोविज़न है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें रिस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। अब बाकी इसमें क्या है कि वीमेन कैन वोट, 70% इलेक्टेड, ये सब यूजलेस है। वीमेन कैन वोट ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब सेंटर में देखो क्या है। सेंटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ये कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया। दो हाउसेस बनाए गए, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। खासियत इसमें ये थी कि दोनों हाउसेस जो थे ना उनमें इलेक्टेड थी, मेजोरिटी जो थी वो इलेक्टेड थी। एक इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि फाइनेंस में जो लोग वोट कर सकते थे ना उसमें भी 25% अभी तक कर सकते थे, 75% अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल था, दे कैन नॉट वोट। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अभी तक कोई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं की गई, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म में कहा गया था कि प्रोग्रेसिवली ओवर द पीरियड वी विल इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसने कहा, सबसे पहले यूज़ किया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक इसका एक और हिस्सा ये है कि अगर लिख के आ जाएगा कि फाइनेंस कमेटी वर स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ इंडियंस, यानी जो हाई लेवल कमेटी बनती है, तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इंडियंस को एंट्री मिली फाइनेंस कमेटी में, समझ रहे हैं ना, सेंट्रल लेवल पे जो बनती हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों ने देख लिया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू लिस्ट क्या है कि जैसे देखो, एक तो दो लिस्ट वो हो गई कि ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, और दूसरी लिस्ट एक और है वो सेंट्रल लेवल पे है, उसमें भी दो लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो खैर ये सब नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था मेरे हिसाब से, लोअर हाउस अपर हाउस इंपॉर्टेंट था, वीमेन वोट कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, और कितना हिस्सा जो है बजट का वोट किया जा सकता है। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स अराउंड मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म। और एक और हिस्सा इसका है, छोटी सी बात है कि 1919 का जो एक्ट आया है ना, देखो मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म को समझना है तो कैसे समझेंगे कि पहले डिक्लेरेशन आया था 1917 में, उसके बाद ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। रिफॉर्म का मतलब एक तरीके से गाइडलाइंस, इन चीज़ों को मिला करके एक्ट बनाया गया था, समझ रहे हैं। उस एक्ट में ये कहा गया था कि एक हम बनाएंगे ऑफिस ऑफ इंडियंस, लाइक क्या नाम है प्रॉपर्ली उसको बोलते हैं, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इन इंडिया इन लंदन में ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एक बनाया जाएगा। ये 1919 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों चीज़ें समझ ली। डिक्लेरेशन समझ लिया, हम लोगों ने रिफॉर्म समझा। डिक्लेरेशन क्या था? जो प्रिलिमिनरी बात कही गई थी कि हम ये चीज़ करेंगे। रिफॉर्म्स क्या थे कि गाइडलाइंस, एक रिपोर्ट बना दी गई, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो किसके द्वारा हुआ? वो एक्ट के द्वारा हुआ। तो सो वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स।
होप इट हेल्प्स। थैंक्स।